लेकिन आप लोग इतना बारिश और ऐसे मौसम के बावजूद यहाँ पर आए हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभार सभी का। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ हम सब शामिल हुए हैं, एकत्र हुए हैं हिंदी दिवस मनाने के लिए। हालांकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को था, लेकिन कोई बात नहीं। हिंदी ऐसा पर्व है कि हम साल के 12 महीने 365 दिन मना सकते हैं। और अनुभूति जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे से संचालन कर रही है कार्यक्रम का। और बहुत अच्छा लगा ये आर्शिया ने जो गणेश स्तुति यहाँ पे पढ़ी, तो इससे लगता है कि हाँ, बच्चे भी हिंदी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हिंदी पढ़ना सीखना उनको भी अच्छा लग रहा है। और यही जो है मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन का, कि हम सब तो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं जो भारत से आए हैं, हिंदी पढ़ा हम लोगों ने और यहाँ उसको थोड़ा और परिमार्जित कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी जो कोशिश है और हमारे लिए जो सबसे चैलेंज है कि बच्चों को भी ये हिंदी सिखाएं, पढ़ाएं और उनको भी एक धरोहर पास करें जो हमको हमारे माता पिता से मिली। विमलेश कांति जी, आपकी मौजूदगी अवश्य जरूर ही इस मंच को समृद्ध कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और आपको सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है। और हिंदी के बारे में सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या कहा था, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। आई थिंक हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि हिंदी अपनी मातृभाषा है और हिंदी में बोलना, हिंदी में सोचना। मैं समझता हूँ हम सब कोई भी विषय होता है, जब सोचना शुरू करते हैं तो हिंदी में ही सोचते हैं, है ना। और लिखना भी होता है, काम के सिलसिले में कुछ लिखना तो फिर भी पहले सोच आती है हिंदी, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं। तो और एक जो बात हिंदी के बारे में, आज ही सुबह मैं गूगल कर रहा था तो बहुत अच्छा एक सेंटेंस मिला मुझे। हिंदी क्या है? आ से अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनकर समाप्त होती है। तो ये जो भी सोचते हैं कि हिंदी बैकवर्ड है, पिछड़ेपन का ये रूप है, तो मैं समझता हूं उनको इस सेंटेंस से, इस वाक्य से जरूर सीख लेना चाहिए कि हिंदी पढ़ने वाला कभी अनपढ़ नहीं रह सकता है। वो ज्ञानी लगा रहेगा, रत रहेगा उसमें, तो ज्ञानी होकर ही उसकी यात्रा समाप्त होगी। और एक बार और बात और करना चाहूंगा कि हिंदी राष्ट्र की बिंदी ऐसा बोलते हैं, और चाहे पुरुष हो स्त्रियां हो, हम सब इसे अपने माथे की बिंदी बनाए। क्यों? क्योंकि बिंदी क्यों होती है? मैं समझता हूँ स्त्रियां बिंदी लगाती हैं जिससे उनको हमेशा इस चीज की याद रहे कि किसी के लिए उन्होंने बिंदी लगाई है, चेतन मन में उनके कोई रहता है। तो मैं समझता हूँ कि हम पुरुष लोग भी हिंदी को बिंदी मान के चलें तो हमारे चेतन मन में हिंदी हमेशा रहेगी। तो जब भी हम बोलेंगे, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक दो शब्द जरूर इंग्लिश के मिश्रित हो रहे हैं उसमें, फिर भी हमारे चेतन मन में हमेशा हिंदी है, क्योंकि हिंदी को मैंने बिंदी लगा रखा है। दिख नहीं रही है पर मुझे पता है। और दूसरी बात यह कि हिंदी कभी कार्यक्रमों के लिए, हिंदी गोष्ठियों के लिए जब हम निमंत्रण आता है कहीं से तो तैयार होते हैं, तो हमेशा पहला ध्यान जाता है यार कुर्ता पजामा पहने। फिर हमारी श्रीमती जो बैठी हुई है वो हमेशा इस बात पे असहमत होती है, भाई हिंदी मतलब क्यों, कुर्ता पजामा ही क्यों पहने। तो आज ममता जी ने भी कहा कि जो है आप जींस पहन के आइए, हिंदी के कार्यक्रम में हैप है, हिंदी हैप है। तो ये हम सबको जो है ना हिंदी हैप में विश्वास करना है। जहां तक मेरे कवि, अगर मैं अपने आप को कवि कहूं तो कवि बनने की बात है, उसका श्रेय भी काफी हद तक ममता जी को है। मैंने कुछ लाइनें तुकबंदी करनी शुरू की थी और एक कार्यक्रम में मैं गया हुआ था, पीछे से किसी ने मुझे, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, पीछे से किसी ने मुझे टैप किया है,
आप कवि हैं क्या? मैंने कहा कि बात करने से, लुक से कोई कवि कैसे होता है? फिर उन्होंने कहा नहीं, आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लग रहा है कि आप कवि हैं। तो फिर उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने, फिर मैं संस्था से जुड़ा। ये शायद 2016-17 की बात है। और चित्रा जी और अन्य कवियों से भी, मेंबर सदस्यों से मुलाकात हुई, और इस तरीके से फिर कारवां निकल पड़ा हिंदी का। और बड़ा अच्छा लगता है, हिंदी से जुड़ते हैं। हमारे गजल गुरु बैठे हुए हैं, अनिल जी। आजकल मैं अनिल जी से, बहुत अच्छे गजल लेखक हैं ये, बहुत अच्छी गजल कहते हैं, और आजकल मैं इनसे गजल सीख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस जर्नी पे हमको कई सारे लोग मिले। एक और हमारे गुरु मिले, व्योम जी, जिसे हमने हाइकू सीखा, नवगीत सीखा। तो फिर जितना जितना आप सीखते जाते हैं, इसमें आपको लगता है कि कोई अंत नहीं है इसका। तो आज का ये कार्यक्रम मैं पढ़ाता हूँ, और इसमें कुछ चर्चा करेंगे हम हिंदी से संबंधित। और ये सारे कवि लोग हैं और रचनाकार लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, और बहुत ही धन्य हूँ मैं कि हमारे साथ हमारे गजल गुरु तो वहीं, और साथ में अलका प्रमोद जी हमारे साथ में, और जिन्होंने पता ही नहीं कितनी रचनाएं लिखी हैं और कितनी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। और जैसे कि बोलते हैं ना, मुंबई में बारिश होती है, कभी भी होती है, उस तरीके से जब भी अलका जी एक बार यहाँ आने के बाद वापस इंडिया जाएंगे, अभी फिर उनकी एक किताब निकल आएगी। हर बार इंडिया लौटती तो एक उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो गई होती हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपसे मंच साझा करके। और तो चलिए आपसे बात शुरू करते हैं। और क्योंकि आपने लिखा है कहानी, कविताएं, और बच्चों के लिए भी आपने काफी लिखा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में हिंदी के प्रति लगाव जगाने के लिए, पैदा करने के लिए, हिंदी पढ़ें, बोलें और उसको आगे ले जाएं, इसके प्रति आपका क्या कहना है, और आप किस तरीके से अपनी कविताओं को बच्चों तक, अपनी रचनाओं को बच्चों तक पहुंचा रही हैं? धन्यवाद आलोक जी। आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले सबको एक बार हम इस हिंदी पखवाड़े में शुभकामनाएं देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे। और आपने जो पूछा बच्चों को हिंदी के प्रति कैसे आकर्षित करें, ये सच में आज की एक बहुत बड़ी चुनौती है, बच्चों को हिंदी के प्रति आकर्षित। सबसे पहले तो उनको पढ़ने के प्रति आकर्षित करना मुश्किल है, क्योंकि आजकल डिजिटल जो ये दुनिया हो गई है वो इतनी आकर्षक है कि बच्चों का पढ़ने के प्रति रुझान कम हो गया है, और पढ़ते भी हैं। तो ये तो हम विदेश की धरती पर बैठे हैं, लेकिन ये कहना एक त्रासदी है हमारी कि भारत में भी अधिकांश बच्चे अंग्रेजी के प्रति अधिक आकर्षित हो रहे हैं। तो हिंदी और पढ़ने दोनों के प्रति आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमें अपने हिंदी का स्तर बच्चों के लायक बनाना। और बच्चों के लायक बनाने के लिए सबसे पहले उनके मनोविज्ञान को हमें समझना होगा, और ये बात समझनी होगी कि बच्चे क्या चाहते हैं। उनको कोई भी चीज़ हम कहानी या कविता के रूप में बताएं तो इतनी रोचक हो कि अगर उसमें हम कहीं शिक्षा दे भी रहे हैं तो उनको इस बात की अनुभूति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम उनको शिक्षा दे रहे हैं। वो एक रोचक ढंग से वो कुछ सीख पाए और तभी वो उसके प्रति आकर्षित होंगे। दूसरी चीज़ है कि भाषा हम बहुत सरल सहज रखें। उनको भाषा सिखाना आवश्यक है, लेकिन सबसे पहले उनके सामने इतनी सहज और सरल भाषा रखें कि वो उसको पढ़ने में उनको कहीं भी बाधा ना हो, प्रवाह के साथ उसको पढ़ पाएं। तो और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चा बन के लिखें। अगर हम बड़े बन के लिखेंगे तो बच्चों को कभी आकर्षित नहीं करेगा। जब हम बच्चे के मानसिक स्थिति में पहुंच के बच्चे के लिए लिखते हैं तब बच्चों को आकर्षित करता है। और एक बात और है कि आज के जो बच्चे हैं, आज की पीढ़ी के, वो बहुत ज़्यादा मेधावी और प्रखर हैं। तो हमें इस बात की भी ध्यान रखना होगा कि हम बहुत काल्पनिक बातें उनको ना बताएं, क्योंकि बच्चे तुरंत उसको तर्क की कसौटी पर कसते हैं। इसका हम छोटा सा एक उदाहरण बताएंगे। हमारे यहाँ पे पोता और पोती दोनों रहते हैं, तो बहुत छोटे थे, तो हम उनको जो है द्रोणाचार्य की कहानी सुना रहे थे। मतलब वो उस समय उनको पौराणिक कहानियों में बहुत रुचि थी, तो हम बता रहे थे द्रोणाचार्य के बारे में। तो जब हमने बताया कि वो एकलव्य की अंगूठे वाली घटना,
तो उन्होंने कहा कि कैसे आप कह सकती हैं वो अच्छे हैं, वो तो बहुत बुरे आदमी हैं। उन्होंने ऐसा किया, मतलब बच्चों के अंदर तर्क की भाव ज्यादा होता है। हम लोग पहले के समय में, हम लोगों के जब बचपन था तो ऐसा था कि अगर बता दिया जाए कि वो अच्छा होता है, वो था तो अच्छा था। आज के बच्चे उस पर तर्क करते हैं। या चंदा मामा की भी कहानी वो सुनेंगे तो बच्चे आजकल के पढ़ चुके हैं कि चांद जो है एक ग्रह है, तो उसके बारे में आपको जब बताए, आप उनको बताइए तो उनको पूरे तर्क के साथ बताना पड़ेगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे उस पर जो हम कह रहे हैं उससे पहली बात वो अपने को जोड़ पाए, और दूसरी बात है कि वो उस बात पर विश्वास कर पाए, और तीसरी बात है कि उस बात से वो उनको ये कभी ना लगने पाए कि हम उनको कोई शिक्षा देना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने अलका जी। और मैं समझता हूँ सारी जो अध्यापिकाएं हैं यहाँ पे और मदर्स भी खास करके इस बात को नोट करेंगी कि जो जो इन्होंने टिप्स दी हैं उसको पालन करें, जिससे कि बच्चों में हिंदी के प्रति भी रोचकता और पढ़ने की ललक जागे। अब चलते हैं अनिल जी, गजल गुरु हमारे। आपसे जानना चाहेंगे सर जी, आपको लेखन का कैसे रुझान हुआ और कब से आपने लेखन के प्रति शुरुआत करी? जहाँ तक मुझे याद है, पहली कविता जो मैंने लिखी थी वो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, होली का अवसर था, तो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा की बात है, तो उसमें मैंने पहली रचना पढ़ी थी अपनी, होली के तेरा अभिनंदन है, वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो मैं आगरा का रहने वाला हूँ तो वहाँ कुछ संस्थाओं से जुड़ा रहा था, तो तब मंचीय टाइप की ज़्यादा लिखा करता था, असल में व्यंग हो गया, इस तरह के। बहुत बढ़िया। गौरव, मैंने सुना कि आज आप लेखन से और क्या बोलते हैं मोटिवेशनल गुरु यहाँ तक का सफर, तो कैसे ये लेखन शुरू हुआ और कैसे आपका रुझान बढ़ा कि लेखन से, हिंदी लेखन से लोगों को मोटिवेट भी किया जा सकता है? ये मोटिवेशनल गुरु तो आपने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन सो दरअसल हुआ ये कि मेरी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी, परिस्थिति चल रही थी, तो मैं लिखता था, बहुत सालों से लिखता था और ममता जी से भी जुड़ा बहुत सालों से उन्होंने मंच दिया यहाँ पे। और फिर मैंने कुछ महसूस कर रहा था, मैं कुछ एंजाइटी इश्यूज चल रही थी मेरी लाइफ में, तो मैंने लिखने का रास्ता चुना, मैंने ज़्यादा लिखना शुरू किया और फिर इंस्टाग्राम पे शेयर करना शुरू किया। मैं बड़ी छोटी छोटी लाइंस लिखता था, उसमें छोटी छोटी पंक्तियाँ लिखता था, जैसे बड़ी एक सिंपल सी बात लिखी मैंने कि लोग तुम्हें गुलाब नहीं होने के लिए भी कोसेंगे, तुम ध्यान मत देना, सजाने वालों ने घर में कैक्टस भी सजाया है। तो ये छोटी छोटी बातें, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसका इम्पैक्ट इतना होगा, क्योंकि मैं खुद के लिए लिख रहा था और ये मेरे लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, लेकिन लोगों ने मेरे से जुड़ना शुरू कर दिया। आज मेरे इंस्टाग्राम पे लगभग 1 लाख फॉलोअर्स हैं और मेरे पास इस पूरी यात्रा में आलोक जी ऐसे कितने संवाद आए हैं, जहाँ इतने मैसेज, जहाँ लोगों ने मुझे ये कहा है कि सर मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था और आपकी ये पंक्तियां पढ़ी और मुझे प्रेरणा मिली और मैं हट गया। कई लोगों ने मुझे कोविड में कहा कि मेरे किसी परिजन का देहांत हो गया, मैंने अपने आई लॉस्ट माय फादर, और मैं ये कल भी हुआ है और मैंने आज ये कविता पढ़ी, ये 4 पंक्तियां पढ़ी, और मैंने कुछ लिखा था उम्मीद की चिट्ठी करके, एक सीरीज लिखना शुरू किया। तो मुझे लगा कि यार ये जो मैं इम्पैक्ट की मेरी जो डेफिनेशन है, राइट, कि मैं, मेरे लिए इम्पैक्ट का डेफिनेशन था मेरी जॉब, मेरी रेवेन्यू, ऑफ कोर्स सेल्स जो मैं कर रहा हूँ, और लिखने का भी इम्पैक्ट ये था कि इम्पैक्ट मतलब आप लिखते हैं, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग सुनेंगे, शेयर करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इम्पैक्ट यहाँ तक जा सकता है कि किसी की जिंदगी को बदल सकता है, किसी की जिंदगी को बचा सकता है। तो वहां से यात्रा शुरू हुई और अब मैं खुद ही मोटिवेटेड, तो अब नियम रूप से रोज सुबह 5:30 बजे उठकर 5:30 से लेकर 7:30 तक मैं लिखता हूँ, लोगों के लिए लिखता हूँ, शेयर करता हूँ, और आई थिंक वो मोटिवेशनल गुरु जो आपने पहले बना दिया मुझे उसकी पहली सीढ़ी है, तो अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो और भी इम्पैक्ट होगा। बहुत अच्छी बात बताई तुमने गौरव, क्योंकि अक्सर ये कहा भी जाता है और माना भी ये जाता है कि लेखक स्वांतः सुखाय लिखता है, मतलब उसका मन हो गया लिखने का और वो लिखता है, कोई भी विषय चुनता है और लिखता है, क्योंकि अपने लिए लिखता है। लेकिन तुम्हारी बातों से और तुम्हारी जो अब तक की जर्नी रही है उससे ये भी लगा कि नहीं, लेखन एक माध्यम हो सकता है लोगों की सोच को बदलने का और लोगों में कुछ जागरूकता लाने का। तो आई थिंक ये हम सभी जो लेखक हैं और जो उभरते लेखक भी हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा हो सकती है। अगर कोई सोच रहा है लिखें, लेकिन क्यों लिखें, कौन पढ़ेगा,
तो मैं समझता हूँ ये जीते जाते उदाहरण है इस बात के कि लिखें। और हिंदी के बारे में अभी कुछ दिन पहले एक मैगजीन मुझे मिली, और वो मैगजीन प्रकाशित, एक्चुअली उसका ग्लोबल पब्लिकेशन है, और उस मैगजीन का वो संस्करण जो है वो रूस से निकला, और उसमें कई रूसी नागरिक हैं, उन्होंने हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो जो विमलेश जी बोल रहे थे कि सूरीनाम में और जगह जगह पे वहाँ पे भी हिंदी है, लेकिन हिंदी का अलग अलग रूप है। तो बड़ा अच्छा, मुझे भी आश्चर्य हुआ है। हाँ जी जी जी, हाँ ठीक है। हाँ, तो बात खत्म करता हूँ अपनी कि रूस में रामचरितमानस का भी अनुवाद हुआ है। ये एक बहुत ही सुखद आश्चर्य रहा मेरे लिए। तो अब चलते हैं, शीतल से पूछते हैं। शीतल भी हमारे साथ नौरस की सह कवित्री रही हैं, और ये आई थिंक सिंगापुर से प्रकाशित होने वाली पहली काव्य पुस्तिका मैं समझता हूँ। तो शीतल जी, आप बताएं, आपका हिंदी लेखन के प्रति रुझान कैसे हुआ, और लिखना कितना जरूरी है आपके लिए? मुझे नहीं पता था कि मैं लिखती हूँ। कभी कॉलेज में कुछ एक दो शायरी कर दी और लिख लिया। एक बारी सबसे पहले कॉलेज में एक स्वरचित लेखन की एक प्रतियोगिता थी, और तब मैंने पहली बार कॉलेज के ही बगीचे में बेंच पर बैठे बैठे लिखा कि अकेली बैठी रहती हूँ जब पेड़ों की छाँव में, मन करता है चल उड़ जाए बादलों के गांव में। तो शायद वहाँ से मैंने अपने लेखन की शुरुआत की, और धीरे धीरे ये मेरे लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बनता गया है। हम सभी के लिए ही होता है, लेकिन मेरे लिए, मुझे ये लगता है कि लिखना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि मेरे अंदर एक किरदार है, और उस किरदार की अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी है, वरना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। और वो किरदार शीतल जैन नहीं है, वो किरदार एक माँ नहीं है, एक पत्नी नहीं है, और एक प्रोफेशनल नहीं है। वो किरदार अपने आप में गुम है, वो किरदार अपनी धुन में रहता है। तो उस किरदार को जिंदा रखने के लिए मैं लिख रही हूँ। उस किरदार का मैंने कब एक नाम दे दिया है, वो नाम है अहमक लड़की। तो मैं अहमक लड़की के नाम से लिखती हूँ, और जब मैं अहमक लड़की के नाम से लिखती हूँ तब मैं किसी और भूमिका में नहीं होती हूँ, तब मैं एक वो लड़की होती हूँ जो सिर्फ अपनी धुन में है और अपने मन की प्रखर अनुभूतियों को शब्दों में पिरो रही है। मेरे लिए लिखना सिर्फ इतना है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैंने लिखने की अपनी यात्रा को बढ़ाया, मुझे लगा, जैसे गौरव ने खुद अभी कहा कि पहले हम खुद से लिखना शुरू करते हैं, अब मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी लिखूँ वो आप सब लोगों से जुड़ पाए, वो मेरे पाठकों से जुड़ पाए, तो उसको कहीं ना कहीं एक सार्वभौमिक रूप मिल सके। तो अब मेरे लिए लिखना ये है कि अहमक लड़की अब भी लिखे, लेकिन जब वो लिखे तो बाकी सारे लोगों को भी अपने साथ जोड़ सके। तो मेरी इतनी सी जर्नी है लिखने की। थैंक यू। शांति प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि शांति प्रकाश जी की एक बहुत ही अनोखी उपलब्धि है। इन्होंने एक किताब प्रकाशित की है जिसमें इनकी और इनके पिताजी की रचनाएं हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अद्भुत उपलब्धि है आपकी। तो आपके लिए हिंदी लेखन क्या मायने रखता है? इस कविता की किताब का नाम मेरी अनुभूतियाँ है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात है, किसी आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं होती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और उस समय आपके भाव आपके अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं। मैं एक जगह इलाहाबाद में पढ़ाई करता था, उसमें एक सास की दशा को देखकर मैं बड़ा दुखी था, और रोज देखता था कि वो कैसे अपनी बहू उसको कैसे ट्रीट करती है। तो मैंने उस समय सबसे पहली कविता लिखी थी, जो इस किताब में मैंने किताब में भी रखा है। पहली कविता, पलके है भीगी भीगा समा। तो इस कविता में माता पिता को याद करते हुए मैंने ये कविता सबसे पहले लिखी थी। पलके है भीगी भीगा समा, आंसू से भीगा है ये क्यों जहां, पलकों में नींदे
आती नहीं, रातें यूं शर्माती भाती नहीं, रो रहा हूँ अगर हो तेरी याद में, हंसता हूँ तो यूं ही हो तेरे ख्वाब में, चांद तारे सजा दूं तेरी राह में, दीप जलते रहेंगे आकाश में। और अगली दो पंक्ति जो माँ बाप को समर्पित है, बुझ गए वे दिए जो जले थे कभी, सोचो तुम भी जिए उनके जलने पे ही, पलकें हैं भीगी भीगा समा, आंसू से भीगा है ये क्यों जहां। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और पहली बार मैंने अपने पिताजी को ये कविता भेजी। उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, तो मैं उनकी कविताएं फिर पढ़ने लगा और धीमे धीमे करके हिंदी तो क्लास 10 के बाद छूट जाती है अक्सर हमारे यहाँ, तो इसके बाद पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान। और लेकिन जैसे सिंगापुर में आया तो बहुत लोगों से मुलाकात हुई बहुत, और उसमें मैंने एक गौरव की बात देखी जो हिंदी लिख रहे हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये गौरव जो अभी अभी अलका जी ने बोला कि जब आप हिंदी को किसी न किसी तरह से एक गौरव प्रदान करेंगे, आप तब उस हिंदी को आप बढ़ा सकते हैं। आप जब हिंदी में रोजगार पैदा कर सकेंगे तब आप हिंदी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को, अगर मैं हिंदी बोलता हूँ, आप हमें देखते हैं और हमसे कहते हैं कि आप तो हिंदी बोलते हैं, या आप ऑफिस में हिंदी में कुछ आपके कलीग्स हैं उनसे बात करते हैं, अगर आप उनको नीचे दृष्टि से देखते हैं तो हिंदी को गौरव आप नहीं दे रहे। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप कैसे हिंदी को बड़ा बना सकते हैं। तो आप उनको भी अहमियत दीजिए, उनको भी गौरव प्रदान करिए और हिंदी इसी से बढ़ सकती है। इसलिए मैंने हिंदी की कविताएं लिखना शुरू किया और लोगों से जुड़ना शुरू किया। बहुत अच्छी बात बताई। और आपकी जो कविता है उससे यही लगता है कि आह से निकला होगा गान उसी को आपने चरितार्थ किया है। तो अलका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी जो संस्था है ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन, इसके बारे में आपकी क्या राय है? 2 शब्द इसके बारे में बताएं। सिंगापुर तो हम बहुत दिनों से आ रहे थे आलोक जी, लेकिन हमारी बहुत मतलब ये खोज रहती थी कि हमें यहाँ पे हिंदी से संबंधित कोई संस्था मिले, कुछ लोग मिले, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे समय व्यतीत करते हैं तो उस समय भी हम हिंदी में कुछ आदान प्रदान कर सकें, कुछ चर्चाएं कर सकें। लेकिन अभी 3-4 साल पहले ही किसी के माध्यम से हमें ये ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन के बारे में पता चला और उसका जो व्हाट्सएप पे एक समूह है उससे हमको उन्होंने जोड़ दिया। और उसके बाद जब हम सिंगापुर आए तो आप लोगों से, चित्रा जी से, ममता जी से और आप लोगों से हमारा परिचय हुआ। और चित्रा जी के ही शायद कॉन्डो में वो एक गोष्ठी हुई थी, उसमें हमें जानने का अवसर मिला और हमें लगा कि अब हमारा सिंगापुर आना भी हमेशा सार्थक होगा। और ये बात सही है कि तब से हम, उसके बाद फिर वो संध्या जी वगैरह से भी हमारे परिचय हो गया, तो हमें आके यहाँ पे कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता रहा। और मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहूँगी कि आप हिंदी का प्रचार प्रसार सब जगह कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, प्रसन्नता की बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा करते हैं, आप सभी की प्रकाशित पुस्तकें हैं, आई थिंक अपनी कविताओं का एक एक अंश अगर पढ़ें और हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, इनको भी आनंद आएगा। हाँ, चलिए आपसे शुरू करते हैं। इस काव्य संकलन की मेरी पहली ही जो कविता है मैं वो पढ़ देती हूँ। कविता का शीर्षक है नमक स्वादानुसार। मेरी जो प्रिय लेखिका हैं चित्रा मैम और हमारी इस किताब की संपादिका थी, उन्होंने मुझे मेरी सारी कविताएं जब मैंने भेजी तो उन्होंने मुझे सबसे पहले 2 कविताओं के लिए कहा कि शीतल, ये कविताएं तुम्हारी ज़रूर होनी चाहिए। एक है मुझे मीरा होना पसंद है, वो भक्ति रस पर आधारित एक छोटा सा काव्य है, लेकिन आज जो मैं पढ़ रही हूँ वो श्रृंगार रस है। तुम्हारी और मेरी बातें, तुम्हारी और मेरी बातें
प्यारी नहीं होती, लुभावनी भी नहीं होती। तुम्हारी और मेरी बातें प्यारी नहीं होती, लुभावनी भी नहीं होती। हमारे बीच होती हैं कुछ कड़वी, कुछ मीठी बातें। हमारे बीच होती हैं कुछ कड़वी, कुछ मीठी बातें। कड़वी बातों का मैंने अचार डाल दिया है। कड़वी बातों का मैंने अचार डाल दिया है, ठीक वैसे ही जैसे नानी ने सिखाया था। कड़वी बातों का मैंने अचार डाल दिया है, ठीक वैसे ही जैसे नानी डाला करती थी करेले का। और मीठी बातों का मुरब्बा बना के भर दिया है मर्तबान में। मीठी बातों का मुरब्बा बना के भर दिया है मर्तबान में, जैसे माँ ने सिखाया था। सुनो अब की बार मिलो, सुनो अब की बार मिलो तो किसी बागीचे में यादों की चटाई डालकर। सुनो अब की बार मिलो तो किसी बागीचे में फुर्सत की चटाई डालकर, यादों के पराठों से उस अचार और मुरब्बे का स्वाद जरूर चखना। सुनो अब की बार मिलो तो किसी बागीचे में फुर्सत की चटाई डालकर, यादों के पराठों से उस अचार और मुरब्बे का स्वाद जरूर चखना। और बता देना नमक स्वादानुसार है या नहीं। और बता देना नमक स्वादानुसार है या नहीं, क्योंकि तुम्हें हो ना हो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार ठीक वैसे ही रहेगा जैसे नमक स्वादानुसार। तुम्हारे लिए मेरा प्यार ठीक वैसे ही रहेगा जैसे नमक स्वादानुसार। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी रचना शीतल जी। और अब हम सुनना चाहेंगे अनिल जी से गजलें सुनाइए सर जी आप। गजल के अलावा कुछ सुनाइए। मेरे ख्याल कुछ हल्की सी गजल सुना दो तो बेहतर रहेगा। हाँ, वरना जैसे चित्रा जी कहती है उर्दू पहले एक मतला और एक शेर अर्ज करता हूँ कि चंद किस्तों का फसाना रह गया है। अनुमति हो तो मैं खड़ा हो जाऊँ, संप्रेषण करने में मुझे बेहतर लगेगा। कि चंद किस्तों का फसाना रह गया है, अब भी खुद को आजमाना रह गया है। चंद किस्तों का फसाना रह गया है, अब भी खुद को आजमाना रह गया है। कह चुके कह भी रहे आगे कहेंगे, कह चुके कह भी रहे आगे कहेंगे। कुछ तो है जो लब पे आना रह गया है, कुछ तो है जो लब पे आना रह गया है। और अब एक गजल तो वैसे मैं एक जगह पढ़ चुका हूँ, लेकिन इत्तेफाक से केवल वंदना जी हैं शायद जिन्होंने सुनी होगी। वंदना सिंह जी है, दोबारा सुनने में बहुत आनंद आएगा। चलिए उसी को सुनाता हूँ। ये जो माहौल बना है कोरोना के बाद शायद पहली बार ही बना होगा मेरे ख्याल में, ऐसा अनुमान लगाता हूँ। इसमें गजल होती है तो गजल जैसा सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल में कि प्रेमिका से बातचीत, मैखाने की बातचीत, आमतौर पर ऐसी चीजें हुआ करती हैं। तो मैं भी ऐसी हल्की फुल्की गजल लेकर आज आया हूँ, लेकिन एक सेंस में हल्की है भी नहीं। वो इसलिए कि जब मैखाने वगैरह की वहाँ बात होती है ना, तो वो एक्चुअली सूफीज़्म की बात होती है, और मैं खुद बाकायदा सूफीज़्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो उसी परिप्रेक्ष्य में भी उसको साथ साथ देखते चले। वहाँ साकी का मतलब होता है गुरु, मैं होती है जो कृपा की धार साकी से आती है, गुरु से आती है, और रिंद यानी पीने वाले होते हैं उसके शिष्य। तो उसी उसमें देखें या जैसे चाहे वैसे आपकी मर्जी कि अरसे बाद दिखी है इतनी मैखाने में चहल पहल।
अरसे बाद दिखी है इतनी मैखाने में चहल पहल, कहीं खनक प्यालों की है तो कहीं सुरा की छल छल छल। कहीं खनक प्यालों की है तो कहीं सुरा की छल छल छल। और शेर देखिएगा कि नहीं सलीका है पीने का, नहीं सलीका है पीने का, फिर भी है मैखाने में। नहीं सलीका है पीने का, फिर भी है मैखाने में। ये सबके सब दीवाने हैं साकी के पीछे पागल। ये सबके सब दीवाने हैं साकी के पीछे पागल। और से बात दिखी है इतनी मैखाने में चहल पहल। और शेर देखिएगा कि यूं तो रिंद नहीं है हम भी, रिंद यानी पीने वाला, मैं एक्चुअली भी नहीं पीता कि यूं तो रिंद नहीं है हम भी, ले लेंगे तो घूंट मगर। यूं तो रिंद नहीं है हम भी, ले लेंगे दो घूंट मगर। इसी बहाने बैठ सकेंगे पास तेरे भी पल दो पल। इसी बहाने बैठ सकेंगे पास तेरे भी पल दो पल। और अगला शेर देखिएगा कि यही गुजारिश, यही आरजू, यही है इस रात मेरा। यही गुजारिश, यही आरजू और यही इसरार मेरा। राह दिखाते मैखाने की, चाहे मेरे साथ न चल। राह दिखाते मैखाने की, चाहे मेरे साथ न चल। और अगला शेर देखिएगा कि बाहर बैठा समझ न पाए मैखाने की फितरत को। बाहर बैठा समझ न पाए मैखाने की फितरत को। चढ़े सीढ़ियां तब जानेगा यही गमों का है मख्तल। मख्तल यानी कत्लगाह, यहाँ वधशाला। तो चढ़े सीढ़ियां तब जानेगा यही गमों का है मख्तल। और आखिरी शेर यानी मख्तल अर्ज करता हूं कि मैं खाने में बैठ तखय्युल खुलता जाता अपने आप। तखय्युल सोचने की शक्ति, इमेजिनेशन समझ सकते हैं कि मैं खाने में बैठ तखय्युल खुलता जाता अपने आप। जब भी मैं ढाली साकी ने हुई अनिल की नई गजल। जब भी शुक्र। अपने गजल गुरु को सुनना बहुत ही सुखद अनुभव रहा आज। मुझे गजल गुरु लोगों ने जबरदस्ती बढ़ा दिया है, मैं उतना ही जानता हूँ। मतलब यानी कुछ आप लोगों से पहले सीखना शुरू कर दिया होगा, इसलिए वो चित्रा जी ने ग्रुप से जो दिया कविता की पाठशाला से, जो अमेरिका से संचालित होता है, उसमें इत्तेफाक से जो बाकी लोग हैं वो मुझसे कुछ कम जानते हैं, बस इसलिए तो मैं एक साल से वहाँ सिखा रहा हूँ। और आपने एक बात क्लियर कर दी कि आप पीते नहीं हैं, और यही गफलत होती है। हम लोग जो अगर किसी प्रेम की कविता लिखते हैं या दिल टूट गया और उसके बारे में कुछ लिखते हैं तो सबको लगना अच्छा प्रेम किससे प्यार हो रहा है, क्या क्या इरादा है भाई। अरे भाई कोई इरादा नहीं है, ये हमेशा ये नहीं कि अपने आप बीती कह रहे हो, लेखन हमेशा आप बीती नहीं होता है। ओके, अब चलते हैं और गौरव से कुछ सुनना चाहेंगे इस पुस्तक से कविता का एक अंश, उनकी स्वरचित कविता का अंश। शुक्रिया। मैं इसी सिंगापुर नॉरस से पढ़ देता हूँ एक कविता जो दरअसल मोटिवेशनल नहीं है, जिस पर मैं आजकल बहुत कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन बहुत दिल से जुड़ी कविता है। आप में से कई लोगों ने ये सुनी हुई है पहले, जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए पढ़ देता हूँ। और ये कविता पढ़ने से पहले कविता माँ के ऊपर है। तो ये भी कह देता हूँ कि हिंदी की बात चल रही थी कि हिंदी बोलना चाहिए, हिंदी पढ़ना चाहिए। तो मुझसे किसी ने कहा था कि हिंदी में क्यों लिखते हो, मैंने कहा हिंदी में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि माँ हिंदी में ही पढ़ती है। तो ये कविता सिंगापुर नॉरस से, इसका शीर्षक था माँ पहला प्रेम। और ये मैंने लिखी थी जैसे जैसे मैं 40 के करीब पहुंच रहा हूँ, अभी भी नहीं हुआ हूँ, हो जाऊंगा शायद अगले साल। तो छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्या हम अपने माँ बाप से, परिजनों से खुल के इतनी बात कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, दिल से जैसे बच्चा एक बात करता है। तो मैंने लिखा था, और ये कविता मैंने अपनी माँ को वैलेंटाइन डे के दिन पढ़ के सुनाई थी। तो लिखा मैंने कि मैं आज खुलकर इजहार करना चाहता हूँ, मैं आज खुलकर इजहार करना चाहता हूँ माँ, मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। माँ
तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें नम तो नहीं है, मेरे बड़े हो जाने का कहीं तुम्हें गम तो नहीं है। लौट जाना चाहता हूं दौड़कर बचपन में फिर से, छुपकर आंचल में तुम्हारे दुलार करना चाहता हूं। माँ मैं आज खुलकर इजहार करना चाहता हूं, तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करना चाहता हूं। इन चांदी जैसे बालों का उम्र से गिला मत करना। माँ के सफेद बालों के बारे में बात हो रही है कि इन चांदी जैसे बालों का उम्र से गिला मत करना। माँ लोग नजर लगा देते हैं, सबसे मिला मत करना। तुम सादगी से जी गई किस तरह इतना लंबा यह जीवन, बैठकर संग तुम्हारे मैं तुम्हारा श्रृंगार करना चाहता हूं। माँ मैं खुलकर इजहार करना चाहता हूं, मैं तुमसे हद से ज्यादा प्यार करना चाहता हूं। याद है मुझको तुम्हारी तवे की पिछली वो रोटी, वो बड़ी सी माथे पे बिंदी, वो लंबी सी चोटी। त्याग और बलिदान मगर क्यों चुपचाप करती रही। मैं तुम्हारे बलिदानों का आज इश्तेहार करना चाहता हूं। माँ मैं खुलकर इजहार करना चाहता हूं, तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करना चाहता हूं। माँ सुनो वो परियों की कहानी सच्ची थी ना। माँ सुनो वो परियों की कहानी सच्ची थी ना, वो छोटी सी दुनिया हमारी कितनी अच्छी थी ना। हाथ थामे मैं तुम्हारा घर वाली फुलवारी में, सुबह वाली सैर फिर से एक बार करना चाहता हूँ। मैं खुलकर इजहार करना चाहता हूँ। माँ मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। और शुक्रिया। और आखिरी पंक्तियां जहां वो 40 वाली बात चली थी, तो मैंने लिखा कि माँ अब 40 का होने वाला हूँ। माँ अब 40 का होने वाला हूँ, चलते चलते थकता हूँ। मोटी ऐनक और सफेद बालों में कुछ कुछ तेरे जैसा लगता हूँ। माँ क्या एक दिन दोनों ही बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा वक्त भी आएगा। माँ क्या एक दिन दोनों ही बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा वक्त भी आएगा। जन्म जरा के सारे सच मैं अब स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं खुलकर इजहार करना चाहता हूँ। अलका जी, आप अपनी पुस्तक से अपनी पसंदीदा रचना उसे कुछ अंश सुनाए हमें। धन्यवाद आलोक जी। अभी आपने मुरब्बा, अचार और पराठे खिलाए थे, तो हमने सोचा हम चाय की बात कर लेते हैं। हमारे तुम्हारे बीच रखी ये चाय बस चाय नहीं है। हमारे तुम्हारे बीच रखी ये चाय बस चाय नहीं है। चाय से उठती भाप छिपा लेती है शिकायत हमारी तुम्हारी। चाय की गर्मी पिघला देती है जमी बर्फ रिश्तों पर सारी। क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच रखी ये चाय बस चाय नहीं है। चाय के कप को पकड़ने के प्रयास में छू जाती हैं उंगलियां, और तब अचानक ही जगा देती हैं सोई हुई संवेदना। क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच रखी ये चाय बस चाय नहीं। जाता हुआ समय ये चाय थाम लेती है। जाता हुआ समय ये चाय थाम लेती है। जो हमको हम ही से छीन रहा था लौटा देती है। इसीलिए तो चाय का बहाना जरूरी है, चाय पर आना जरूरी है। क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच रखी ये चाय बस चाय नहीं। बहुत सुंदर रचना अलका जी। और मेरे हिसाब से इसके पहले कि हम ये वाला पैनल खत्म करें, हम हमारे आज के समन्वयक संयोजक आलोक जी से कुछ सुने। और आपने उनकी शैली तो देख ही ली। मैं कुछ 2-3 छोटी छोटी बातें आलोक जी के बारे में कहूँगी कि आलोक जी जब लिखते हैं तो उनकी कविताएं उम्र को भी धता बता देती हैं। आलोक जी की कविताएं बड़ी नटखट होती हैं और उनके अंदर का एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी हम जो कुछ सुनेंगे वो काफ़ी नटखट सा, चुलबुला सा प्रेम होगा जो आलोक जी ने लिखा है। आलोक जी सिर्फ प्रेम की कविताएं लिखते हैं। तो मुझे बड़ी आशाएं हैं कि आज हमें कुछ नटखट सा प्रेम सुनने को मिलेगा। आलोक जी। शीतल जी, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि प्रेम की बात हो गई, माँ बेटे की रिलेशन की बात हो गई, और काफी इस तरह की मतलब, तो मैं क्यों ना थोड़ा रुख मोड़ दूं अपनी चर्चाओं का और अपनी कविताओं का।
और नवोन्मेष की बात हो रही है और उत्थान की बात हो रही है, तो उसकी भी थोड़ी सी बात कर लें। ये पुस्तक हम लोग की जो सिंगापुर से पहली काव्य पुस्तिका, उसमें मेरे भी कुछ रचनाएं हैं, उसी से एक कविता पढ़ता हूं मैं। शीर्षक है गीत लिखूं मैं ऐसा, मैं क्या चाहता हूं अपने लिए भी, हमारे देश के लिए भी और सबके लिए। गीत लिखूं मैं ऐसा ऐसा, एक गीत लिखूं मैं ऐसा कल कल झरने के जैसा, एक गीत लिखूं मैं ऐसा कल कल झरने के जैसा, दिल में सोई आग जला दे, परिवर्तन का बिगुल बजा दे, निज हाथों में किस्मत लिखने का मन में दृढ़ संकल्प जगा दे, पावन गीता के जैसा, मीरा भक्ति के जैसा, एक गीत लिखूं मैं ऐसा। पत्थर दिल को मोम बना दे, आंखों में पानी ठहरा दे, ऊंच नीच को समतल कर दे, मन से मन का योग करा दे, चंदन पानी के जैसा, अक्षत रोली के जैसा, एक गीत लिखूं मैं ऐसा। अंधियारे में दीप जला दे, भूखे को आहार दिला दे, नन्हे मुन्नों के हाथों में कॉपी कलम किताब दिला दे, मंदिर मस्जिद के जैसा, ईद दिवाली के जैसा, एक गीत लिखूं मैं ऐसा। और आखिरी कुछ पंक्तियां, बहुत बहुत धन्यवाद। काम लोभ के रोगों के मन, काम लोभ के रोगी के मन में विरक्ति वैराग जगा दे, पनघट पर गांवों की गोरी की निश्चल फिर हंसी सुना दे, राधा श्याम के जैसा, गंगा जमुना के जैसा, एक गीत लिखूं मैं ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद शीतल जी, धन्यवाद। चलिए फिर इस पैनल की समापन करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल में शामिल होने के लिए और अपने विचार हिंदी के प्रति रखने के लिए। थैंक यू।